ह्यूमंस बिहाइंड द हेल्थ केयर के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। ये एपिसोड मेरे लिए इसलिए खास है क्योंकि ये एक पर्सनल ग्रैटिट्यूड है, एक लर्निंग है और रिफ्लेक्शन है उस रिलेशनशिप का जो मैं पिछले 12 साल से हमने नर्चर किया है डॉक्टर पुनीत के साथ। अगर आप मुझसे बात करेंगे कि मैं एक ऐसे स्पेशल इंसान को होस्ट कर रहा हूँ जो सिर्फ इंडिया के लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट ही नहीं है बल्कि एक बहुत बेहतरीन इंसान है, इस सारी कॉन्वर्जेशन आज को हम विटनेस करेंगे। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मेरी और मेरे परिवार की पर्सनल हेल्थ केयर जर्नी का भी बहुत क्लोज पार्ट रहे हैं, एक सीक्रेट पिलर रहे हैं हमारे बिहाइंड द सीन्स। डॉक्टर पुनीत वर्मा पीजीआई चंडीगढ़ से इनका ट्रेनिंग ग्राउंड स्टार्ट होता है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ग्रेजुएट हैं। इसके साथ साथ इन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ से ट्रेनिंग ली है। सर गंगाराम जैसे इंस्टीट्यूट में काम कर चुके हैं, एस्कॉट जैसे इंस्टीट्यूट में काम कर चुके हैं। पिछले 15-20 साल से अपना खुद का एस हार्ट एंड वेस्कुलर इंस्टीट्यूट जो इस रीजन का सबसे लीडिंग स्ट्रक्चर्ड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है उसमें एज ए डॉक्टर इनकी जर्नी है। उस जर्नी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मुझे याद आता है 2012 में मैं सर से पहली बार मिला था जब मैं अपनी अर्ली 30s पे एक यू कैन से जेनेटिक हाइपरटेंशन का शिकार हुआ। सर ने मुझे पहली बार एक वर्ड दिया था एसेंशियल हाइपरटेंशन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। उसके बाद तब से लेके आज तक जब मैं जॉर्गर्स को बिल्ड कर रहा हूँ, सर हमारे पास हमेशा एक बिहाइंड द सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर का काम किया है। कभी भी स्पॉटलाइट में नहीं आए हैं, कभी भी इन्होंने किसी क्रेडिट को नहीं लिया है, बल्कि सिर्फ हमारे ऊपर ट्रस्ट दिया है, हमें गाइड किया है और हर तरीके से सपोर्ट किया है। दिन और भी खास है क्योंकि डॉक्टर शिखा वर्मा जो कि इनके लाइफ पार्टनर हैं, आज वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत डीप ग्रेटिट्यूड है सर, आप और मैम आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। आज का जो एपिसोड है ये मेडिसिन के बारे में बात होगी, लेकिन बहुत कम बात होगी, ज़्यादा बात होगी इंसान बनने की जर्नी के बारे में। तो आज हम ज़्यादा उस बारे में बात करेंगे कि एक डॉक्टर्स की लाइफ में बिहाइंड द सीन क्या होता है, राइट। तो सर एंड मैम, मैं पहले इससे शुरू करना चाहूँगा जो बात जनरली मुझे भी नहीं पता है एंड आई थिंक हमारे ऑडियंस शायद इस बारे में जानना चाहेंगे। आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? लव मैरिज, अरेंज मैरिज या फिर एक प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग? No, it is first of all thank you very much for the invite. हमारा शिखा मेरी तरफ से वी आर प्रिविलेज्ड, सौभाग्य है हम आपसे मिलने के लिए। हमारी जर्नी वेल ऑफ कोर्स 1991 में स्टार्ट होती है। इट वाज अरेंज्ड मैरिज एंड इवन दो it was love at first sight by seeing each other's photographs. I'm sure. But all the social and cultural customs were as per the arranged marriage. Okay. Yeah, and this was good 35 years ago. Oh, wonderful. मैम आपकी कोई रिफ्लेक्शन उस टाइम की? We were very young at that time. Right. I was 21, he was 26. Okay. And it's been a long journey. Okay. And a very good one. Absolutely. I'm sure he must have graduated. You were in your graduation days? We were both, Okay. he was doing his post-graduation, I was still an undergraduate. Right. So, मैम आई थिंक जब मैं आप दोनों को बहुत क्लोजली देखता हूँ इस जर्नी को, तो पहले तो शिखा मैम आपसे पूछना चाहूँगा कि यू योरसेल्फ आर सच एन अकम्प्लिश्ड डॉक्टर। आप डॉक्टर साहब को उनके सेटअप में पूरा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव का रोल भी प्ले करते हो। इतना जो डॉक्टर लगातार प्रोफेशनली इमोशनली वेस्टेड है 24/7, लिटरली है इनके लिए 24/7 वर्ड हमने इनको लाइफ जीते हुए देखा है, राइट। कैसा होता है ये सफ़र? थोड़ा अगर आप उस जर्नी को रिकैप करते हो तो क्या आता है, कैसे बैलेंस करते हो इनके साथ? देखिए ऐसे है, जिस इंसान में इतना पैशन हो, शुरू में तो थोड़ा मुश्किल लगता था, समझ जब आया तो एक्सेप्ट किया है एंड जहाँ तक कोशिश हुई है मैंने साथ भी दिया है। ऑफ कोर्स दिया है। हाँ, इतना पैशन मैंने तो किसी इंसान में देखा नहीं है। नॉट ओनली सो आई फील कि एक भगवान की मेहर है, इंटेलिजेंस है, हार्डवर्क करने की कैपेसिटी है और इतना लगन है अपने काम में कि कोई भी इंसान जो हम आसपास भी हैं एज फैमिली हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। और हम लोगों ने सभी ने कोशिश किया कि
जहाँ तक हो सके हम नहीं, इनका साथ दें। बिल्कुल बिल्कुल। बट फिर भी मैं देखता हूँ बहुत सी बार, जैसे जनरली मैं अपनी मैरिड लाइफ को भी देखता हूँ, तो मतलब जब से हम एंटरप्रेन्योर जर्नी में हैं, पहले भी मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डॉक्टर साहब के तरीके से हम भी अपने तरीके से एंगेज रहते हैं, लेकिन वाइफ्स बहुत कंप्लेनिंग हो जाती हैं। कभी डॉक्टर कपल में ऐसा सिनेरियो नहीं बनता कि बहुत एक्सपेक्टेशन है, मीट नहीं हो पा रही है, कभी भी पर्सनल टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, या हो जाता है, बैलेंस कर पाते हैं? कभी ऐसा लगा है तो ऑल आई हैड टू डू वाज गो टू द हॉस्पिटल एंड सी। जो आपका वोकेशन इतना हेल्प करता है लोगों को, Right. जो पर्पस बड़ा हो जाता है। बहुत बड़ा पर्पस हो जाता है जी, अपनी प्रॉब्लम्स पीछे हो जाती हैं Right. I think this is the फिर good लोगों human को part. जितना लोगों की हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, कंफर्टेबल करने के लिए, उनकी लाइफ सेव करने के लिए, उनकी फैमिलीज का ग्रैटिट्यूड देख के आप कहाँ सोचते हो? Of course. So nice of you. सर, आपसे ये बात मैं पूछना चाहूँगा कि मैंने जैसे आपको बहुत क्लोजली विटनेस किया, और हम बहुत से डॉक्टर्स इंस्टीट्यूट्स के साथ पिछले 12 साल में जुड़े, जो मैंने यूनिक चीज़ आपके बारे में आज तक देखी कि आपके पेशेंट का रिलेशनशिप कभी भी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ख़त्म नहीं होता। जो मैं देखता हूँ कि वो रिलेशनशिप बहुत एक्सटेंडेड रिलेशनशिप्स हैं। बहुत, आई वुड से आज की डेट में ऐसे रिलेशनशिप बहुत कम दिखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जो है बियॉन्ड हॉस्पिटल ग्राउंड्स भी कनेक्टेड रहता है। स्पेशली जब भी आपने हमें कभी होम केयर के लिए रिकमेंड किया किसी को, उस ट्रस्ट को दिखाया, तो जिस पैशन के साथ आप नर्सेज से कनेक्टेड रहते हो बियॉन्ड हॉस्पिटल में, तो मेरे को लगता है मोर और लेस सारे डॉक्टर्स करते हैं। तो इस चीज़ के पीछे सर आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपकी मतलब क्या चीज़ आपको ड्राइव करती है बियॉन्ड हॉस्पिटल्स? सी, मेडिसिन एक ऐसी स्पेशलिटी है जहाँ देयर इज नेवर एन एंड टू पेशेंट केयर। और जब आपने पेशेंट्स अपने नए पुराने हॉस्पिटल में ओपीडी लेवल, ओपीडी में, आईपीडी में देखे हैं, तो आपको भी उनके साथ एक बेसिक पहले तो मेडिकल कनेक्ट बनता है। अब इस मेडिकल कनेक्ट को, ठीक है, हम लोग उसको इमोशनल लेवल पे नहीं लेके जाते, बट एक लेवल ऑफ डॉक्टर पेशेंट कोऑपरेशन कह लें या डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कह लें, वहाँ तक आई फील इट इज़ नेसेसरी टू एक्सटेंड दैट रिलेशनशिप। इट मे एट टाइम्स उसमें मोस्टली जो फैक्टर्स होंगे जो ड्राइव करेंगे उस रिलेशनशिप को, वो मोस्टली मेडिकल रिलेटेड होंगे। बट समटाइम्स सम ऑफ आवर पेशेंट्स कुछ होते हैं, और हमारी तरफ से वी आर ऑल सोशल एनिमल्स, वो एक रिश्ता बन जाता है जहाँ पे आप उनसे बियॉन्ड मेडिसिन भी सबके साथ नहीं, बट कुछ पेशेंट्स के साथ जो अल्टीमेटली मे बी दे ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रेंड्स, वो एक रिलेशनशिप बन जाता है। आई थिंक इसमें काफ़ी हद तक इसमें सोशल मीडिया का भी योगदान है। आई थिंक वी ऑल एक्सेप्ट दैट टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम सो स्मॉल, एंड courtesy all the digital revolution which we have gone through in the last 1 decade, that has helped us become more connected to True. each other in a much faster way, in a more consistent manner. So ये चीज़ें definitely help करती हैं। इसका फ्लिप साइड भी होता है, ऐसी बात नहीं है। इट टेक्स लॉट ऑफ योर, समटाइम्स इट टेक्स time from your family. Of course. It is an impingement on their time. True. जहाँ डॉक्टर साहब कह रही हैं कि इन्होंने मेरा साथ दिया है, मोस्टली प्यार के साथ दिया है, बट हमने लड़ झगड़ के भी अपने मसले सॉर्ट आउट किए हैं। एब्सोल्युटली, वो किसी भी एक हेल्दी रिलेशनशिप में ये चीज़ें आती हैं, और वो आनी भी चाहिए। Mostly she has made me realize I have been on the wrong side. Generally she is right. Generally she is right. Okay. But कई जगहों पे मेरा हक भी चलता है। मैंने बोला ना, टाइम लगा टू एक्सेप्ट, फिर एक बार एक्सेप्ट कर लिया, then it became easy then. तो सर आज की डेट में मतलब ऑफ कोर्स अब तो आप अपनी मेडिसिन प्रैक्टिस में बहुत आगे निकल चुके हैं, बट ये प्रोफेशन लगता है या जिम्मेदारी ज़्यादा लगती है? तो आज की डेट में इसको आप क्या बोलेंगे? ये मेरा नहीं, इट्स नॉट, इट्स आई थिंक इट्स अ कॉलिंग जो आपके अंदर से आती है, एंड इट इज अ काइंड ऑफ ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप अदा कर रहे हैं। वो अलग बात है, वो एक पेशे के फॉर्म में लोग उसको देखते हैं,
बट जब हम लोग अपने घर से निकलते हैं तो हम इस उससे नहीं जा रहे होते कि हम कोई पैसा कमाने जा रहे हैं. True, true. We are out, even if it is a private setup, or we are doing service to the community in a Sure. private Absolutely. hospital. People may interpret it कि ये commercial enterprise है, but हम लोग उस जज्बे से काम नहीं करते. वो उसके साथ कॉमर्स जुड़ा हुआ है, वो एक अलग चीज़ है. वो किसी भी ऑक्यूपेशन में, रोजगार में, बिजनेस में कोई व्यापारी भी घर से निकलता है, अगर वो अनाज बेचने जा रहा है, वो भी उसको अपना एक पुण्य काम मानता है कि भाई ठीक है, ही इज ट्राइंग टू फीड द कम्युनिटी. True, true. लेकिन एंड ऑफ द डे पीपल वर्क फॉर मनी. ये नहीं है कि दे डोंट वर्क फॉर प्राइवेट मनी, हेल्थ केयर में एक्सपेंस तो निकालना ही पड़ेगा. जी हाँ, बट वो आपका कोर नहीं होता. आप उस कोर के राउंड अपना नजरिया नहीं रखते. Absolutely. हाँ. सर, आज के डॉक्टर के ऊपर आपको क्या लगता है सबसे बड़ा प्रेशर क्या है करंट सेट ऑफ डॉक्टर्स के ऊपर? करंट सेट ऑफ डॉक्टर्स के ऊपर इशू जो हम देखते हैं वो मोस्टली वन इज रेलेवेंट टू देयर ट्रेनिंग, टू द काइंड ऑफ लेवल ऑफ अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग जो इन सब डॉक्टर्स ने प्राप्त की है. उसमें वी फील देर आर प्लग होल्स, डेफिशिएंसीज हैं जिनको हमें वो इम्प्रूव करना है. And based on that, once they come into the practice arena, एक level of इनमें थोड़ी सी haste है, जल्दबाजी है to achieve much more in life than what the profession actually allows you. Profession में ये सब allowances आपके पास आएंगी, लेकिन उसके लिए वक्त देना पड़ता है. उसकी तैयारी इसमें इंसान पकता बहुत लेट जाके है. True. सो मोस्टली ये लोग जो होते हैं शुरू में, एंड आई डोंट इन अ वे, आई थिंक आई वुड से आई ब्लेम देम. इट इज अ सिस्टम विच हैज द सोसाइटी हैज इवॉल्व्ड दिस वे ओवर द लास्ट 1 to 2 decades. कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की टॉलरेंस इन व्हाइल लिविंग इन अ सोसाइटी, ये सब काफ़ी इफेक्ट हो गई हैं. सो आज की डेट में आज का जो नया डॉक्टर है वो रिलेटिवली मैं ये नहीं कहूँगा परिश्रम कम करना चाहता है, बट द वे ही हैज़ बीन टॉट इन द मेडिकल कॉलेजेस, आई थिंक उसमें वो अंदर से वो जज्बा आता नहीं है कि मुझे एक तरह से पहले एक सर्विस टू द सोसाइटी करनी है, और उसके बाद मैंने ग्रेजुअली ऑन अ पाथ ऑफ wellness चलना है. And that wellness is related to both, whether it's your own wellness, personal wellness, and which involves both your health, mental, physical, and ultimately what people, as I mentioned, everyone is kind of in today's world chasing money. Absolutely. Or financial health be, but they all have to be balanced well. Right. They all have to be balanced well, and at no place, even in healthcare, जो हमें लगता है इट शुड नेवर बी, वी शुड नॉट बी व्यूड अपॉन कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं. वो है तो बिजनेस ही, Right. लेकिन इट इज बिजनेस विच इज डन विद द सोल. Right. उसमें आत्मा नजर आनी चाहिए, बिल्कुल. वो बहुत जरूरी है. बहुत ट्रू ट्रू. सर, आप दोनों अपने एक्सपीरियंस से, जैसे 30-35 इयर्स का आपका मिनिमम प्रैक्टिस हो गया है, तो आज अगर किसी को सोसाइटी में ये चूज करना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड डॉक्टर, तो आप क्या बोलना चाहोगे? एक गुड डॉक्टर की क्या डेफिनेशन? So a good doctor, a good doctor may not necessarily be a very highly educated doctor. Please remember that. A good doctor would be one who connects very well with his patient. True. He should have Communication is very important. Communication is very important. He should be empathetic. उसमें एक basic संवेदना होनी चाहिए अपने मरीज से बात करने की, डील करने की. True. उसमें पेशेंस होनी चाहिए. He must have a very good capacity to listen to the patient. आज के डेट में अगर हम देखें, लोगों में सुनने की और पेशेंट से ज़्यादा कन्वर्स करने की जो एबिलिटी या टॉलरेंस है, वो प्रैक्टिकली ख़त्म हुई पड़ी है. लोग ओपीडी में 1-1, 2-2 मिनट की इससे ज़्यादा पेशेंट से बात करके बहुत एग्जैक्टली. So I think yes, he should be
अपडेटेड इन हिज मेडिकल फील्ड नॉलेज, हाथों में एक बेसिक, हम ये नहीं कह रहे एक्सेप्शनल, बट एक बेसिक शफा अच्छी होनी चाहिए कि ही हैज़ द विजडम टू डिसाइड बिटवीन व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, एंड हाउ इन एनी इंटरवेंशनल फील्ड हम कहते हैं कितने एक्सटेंट तक आपने पेशेंट को किस लेवल तक ट्रीट करना है और कहाँ पे कोई प्रोसीजर नहीं करना है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो डॉक्टर में उतनी विजडम होनी चाहिए पेशेंट्स को बताने की कि यहाँ अगर एक प्रोसीजर डिफाइंड है कि भाई ये होना चाहिए। हमारे पास बड़े पेशेंट आते हैं कि जी हम आपके पास स्टेंट डलवाने आए हैं, एंड आई समटाइम्स रिफ्यूज इट पॉइंट ब्लैंक कि मेरे का दिस इज नॉट ए केस जहाँ पे हम लोग ये करना चाहेंगे। राइट। वी आर वन ऑफ द लीडिंग लेजर सेंटर्स इन दी कंट्री, और मेरे पास लोग इस उम्मीद से आते हैं जी आप इस आर्टरी को लेजर से खोल दीजिए। तो मैं उनको बोलता हूँ जी ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि लेज़र ऐसा कोई जादू नहीं है कि जो आपने किया और आपको लगा के लेज़र करके आपने कोई स्टेंट नहीं डाला और बाईपास से बचा लिया। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पेशेंट को, गुड डॉक्टर शुड एजुकेट हिज पेशेंट्स। बिल्कुल। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आजकल के दौर में जनरली आप इन द न्यूअर ब्रीड ऑफ डॉक्टर्स तो आप बिल्कुल ही नहीं देखते। ये चीज़ें हमने अपने सीनियर्स, अपने गुरुओं से कुछ इम्बाइब की हुई हैं, तो वो हेल्प करती हैं प्रैक्टिस में। राइट। अब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कुछ डॉक्टर की डेफिनेशन में? मोटा मोटा तो जो जैसे इन्होंने बताया है, अ डॉक्टर इज सपोज्ड टू लिसन, टू काउंसिल, एंड वेरी फ्रैंकली वी एंड अप टेकिंग अ डिसीजन फॉर द पेशेंट। बहुत सी दफ़ा पेशेंट कहता है कि जी आपको जो ठीक लगता है आप कर दो। वहाँ डॉक्टर के एथिक्स बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंट को अच्छी तरह बिना अपनी खुदगर्जी के पेशेंट को एडवाइस कर सको, सो दैट इन द लॉन्ग रन हम लोग प्राइवेट सेक्टर में फैमिलीज के साथ जुड़ जाते हैं। तो कई इतने साल हो गए हैं, तो कई सालों से पेशेंट्स आ रहे हैं, तो खुद ही लगता है कि नहीं एथिकली आप एडवाइस कर दो, इट इज़ ऑलवेज बेटर। ये आई फील एक अच्छे डॉक्टर में होना चाहिए। नॉलेज बहुत अच्छी बात है, इन सेंस की एक अच्छा बिजनेस सेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन एथिकली बिजनेस विद द सोल वाली जो बात हम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो मैम आपके ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा कि पहले तो आप एक बहुत अकम्प्लिश डॉक्टर, खुद से डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, इस हॉस्पिटल को में जान डालते हैं, फैमिली को भी बहुत अच्छे से बैलेंस किया। बैलेंस कैसे आया आपके अंदर? कैसे आपने इतनी चीज़ों को, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट टू मैनी थिंग्स राइट, फर्स्टली मैनेजिंग मोस्टली यू नो ऑफ कोर्स इनका जब ये कोई भी इंसान अपने प्रोफेशन की तरफ इतना पैशनेट है तो ऑफ कोर्स इन्होंने तो शायद पर्सनल लाइफ में बहुत कम कंट्रीब्यूट किया होगा। मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं खुद भी कल्प्रिट हूँ राइट, तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस आता ही है। तो आप कैसे बैलेंस कर रहे थे इन सभी चीज़ों को? पहली बात तो ये गलत है that he has not contributed. Okay, I'm sorry for he that. has been there for every important event in the family, for my children. Oh, wonderful. Whatever. So ये बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए जानना है। और कभी नहीं आए हैं तो कोशिश जरूर पूरी रही है, मुझे पता है। ऐसे नहीं है कि भाई नहीं करी। Of course his work takes precedence, patient ही इस तरह के हैं, लाइन ऐसी है। True. रही बात मेरी, तो कोशिश ज़रूर की है एंड यू आर राइट, इट्स डिफिकल्ट। तो कभी ये होता है कि कभी कोई एस्पेक्ट आपका ज़िंदगी का पीछे हो जाता है, कभी कोई पीछे हो जाता है, तो आप कोशिश करते रहते हो, चलता रहता है, लाइफ मूव्स ऑन जैसा भी चलता है। Wonderfully put, wonderfully. नहीं, but if I have to add in that, what she said is right, but इसमें हमारे रिस्पेक्टिव पेरेंट्स का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। They have been at home for us. They have looked after our children also, whether it is her parents or my parents. कभी ना कभी हमारे, जब हम लोग अपने एजुकेशन में, अपने हॉस्पिटल्स में बिजी थे, पढ़ाइयों में इतने मशरूफ थे कि बच्चों को हमें लगता था कि we are not able to give them that time. Our parents were there.
आई थिंक डॉक्टर्स And- के बच्चे and- शुरू में तो पेरेंट्स ही ऑफ कोर्स And- एंड उनका आई थिंक इन इंडिया में हम दादी नानी से बहुत बच्चों blessed का हैं। हाँ Right. बच्चों का अपना दादा दादी या नाना नानी के साथ रहना भी उनके ऊपर एक बहुत- माइंड पे उनके बहुत एक important role पॉजिटिव play इन्फ्लुएंस रहा है। Absolutely, absolutely. This is wonderful to know that, sir. मैं इनफैक्ट उसी में आ रहा था सर कि आपको मैंने इस पूरी जर्नी में एज ए बेटे के रूप में भी देखा है। जब अंकल आंटी को ज़रूरत पड़ी केयर की, मतलब आपने सिर्फ अपने पेशेंट्स के लिए ही नहीं केयर को रिकमेंड किया, आपकी फैमिली में भी केयर सर्विसेज हमारी रेंडर हुई हैं। चाहे आपके फादर के टाइम की सिचुएशन थी या मदर के टाइम थी, मैम उसमें भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल प्ले कर रहे थे, आपकी तरफ से रिकमेंडेशन आती थी। तो सर उस दौर में जब एक ऐसे अकम्पलिश डॉक्टर को खुद बेटा बन के ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना होता है, वो कैसा होता है? मतलब वो डिसीजन मेकिंग, आप अपने पेरेंट्स के लिए देख रहे हो, उनको सामने ग्रेसफुली एज होते हुए देख रहे हो, जब ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं तो क्या फीलिंग्स होती हैं? थोड़ा उसके बारे में बताइए। ऑन ए लाइटर नोट, तो पहले आपके पेरेंट्स आपको एज डॉक्टर एक्सेप्ट ही नहीं करते। It is a fact. अगर I'm sure, अगर especially पंजाबी अगर person. अगर पंजाबी में कहना Yeah, I can 100% अगर endorse पंजाबी that. में कहना होता तो बड़ा डॉक्टर है। बिल्कुल सही गल है। I agree. But on a more serious note, yes, I was always there for them, and they, I think, got the best of what I could professionally deliver to them. उन दोनों मेरे पूज्य माता जी पिताजी के दोनों को ही एडवांस हार्ट की बीमारियां थी, जिनका मैंने अपने ही हॉस्पिटल में इलाज खुद किया था। डॉक्टर साहब के फादर का भी ट्रीटमेंट मैंने खुद ही अपने हाथों से किया हुआ है। सो वो एक तरह से आपके ऊपर, और मैंने कभी ये अपने ऊपर प्रेशर नहीं मान के कभी किया, वो मेरे ऊपर कभी आया भी नहीं कि मैं अपने पेरेंट्स का इलाज कर रहा हूँ। और मोर ऑफ यही लगा कि एक बेटे होने की नाते से जो मुझे अपनी जिम्मेवारियाँ या जिम्मेदारियाँ पूरी करनी हैं, मैं उन्हीं को निभाता चला गया। और उसमें वेदर कोई इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट हो गए, बट इट वाज अ ट्रीटमेंट जहाँ पे मैं इतना ही कह सकता हूँ, इट ब्रॉट मी स्टिल क्लोजर टू देम। क्योंकि आप अपने लाइफ में जब आपकी शादी हो जाती है, आप अपना घर छोड़ के एक नया घर बसाने निकल जाते हो, माँ बाप का घर छोड़ के, तो वो उनके लिए एक सर्टनली एक तरह से उनको एक साइकोलॉजिकल सेटबैक लगता ही है। एंड वंस यू अगेन यूनाइट, चाहे हम अपने घर में मेरा घर तेरा घर का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट माँ बाप की तरफ से उनको लगता है कि हम अपना घर छोड़ के बेटे के घर आ गए रहने। सो वहाँ पे वी एंड स्पेशली डॉक्टर साहब, शी मेड ऑल हर एफर्ट्स टू सी दैट माँ बाप बिल्कुल ही उनको ये घर भी अपना घर जैसे लगे। सो वो एक होता है। सो दैट इज समथिंग आई थिंक वी विल ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। और आने वाले टाइम्स में भी जो लोग ये प्रोग्राम देखें, मतलब इसमें माँ बाप का जो योगदान हमारी ज़िंदगी में रहा है, उसको कभी भी अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। नेवर। आई कंप्लीटली एग्री सर। जनरली जैसे एज ए पेरेंट्स की जब हम केयर के कोई भी डिसीजन लेते हैं, चाहे आप उनको हॉस्पिटल में देख रहे थे घर पे, तो इमोशंस या डेलीगेशन में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है? मतलब कई बार ऐसा भी लगता होगा कि यार कि ये इमोशनल डिसीजन है, मैं खुद ना इन्वॉल्व होकर अपने किसी को डेलीगेट कर देता हूँ, तो प्ले करते हैं रोल प्ले कि नहीं? हाँ जी, ज़रूर करते हैं। खासकर हाँ। अगर कोई ऐसे मेडिकल मसले हों जिसमें आपका उतना एक्सपीरियंस या उतना तजुर्बा नहीं है टू टेक दैट कॉल, तो सर्टनली आपके साथ आपके कोलीग्स हैं, आपके और फैमिली के मेंबर्स भी हैं जो आपको उस क्राइसिस पीरियड में हेल्प करते हैं टू टेक दोज डिसीजंस। एज अ डॉक्टर और पेरेंट्स के लिए हम बड़े आसानी से अपने इमोशंस में सोए हो सकते हैं कि और बट आई थिंक एनी मेडिकल ट्रीटमेंट इन एनी पेशेंट should be a balance between taking a practical approach, balancing both practical approach and the emotions. So कोई भी चीज़ excessive उसमें नहीं होनी चाहिए. Okay. It should be well balanced so that
चाहे वो मेरे फैमिली वाले, मेरे फैमिली मेम्बर्स ही मेरा उस टाइम पे मेरा बिहेवियर एसेस कर रहे थे कि हाउ आई वाज टैकलिंग मे बी मैनेजिंग द लास्ट डेज ऑफ माय पेरेंट्स। बट वो एक स्टोरी आई थिंक हर घर में देखी जाती है, जहाँ बड़े बुजुर्ग होते हैं और वो गाइडेंस देते हैं, खासकर हमारी जनरेशन के लोगों को भी, कि इफ़ वी आर डिविएटिंग इन एनी मैनर इन द केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, तो वो एक चीज़ वो आई थिंक तजुर्बा ही होता है, दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। राइट सर, और ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस ज़िंदगी यही सिखाती है। बिल्कुल सही कहा। सर, इस पूरी जर्नी में जैसे मैंने बोला आपने पेरेंट्स की केयर लिया, बहुत एक ब्रीफ सा पीरियड आया था जब आपको खुद की केयर की भी ज़रूरत पड़ी, तब भी हमारी सर्विसेज गई। तो हमने जिस तरीके से ये पूरे इकोसिस्टम, इनफैक्ट मुझे याद आता है कि जब मैं आपसे पहली बार मिलने आया था और मैंने अपने कॉन्सेप्ट की आपसे बात करी थी, तो आपने मुझे पहली बार एक वर्ड दिया था, डोमेसिलरी रिहैबिलिटेशन, राइट। तो वो मेरी डिक्शनरी में, बिकॉज मैं टेकी था तो मेरे लिए ये चीज़ें नहीं थी, राइट। तो हमने उसी से इवॉल्व करते करते अलग अलग लेवल्स बनाए। एक असिस्टेड लिविंग कम कंपेनियनशिप जिसको हम लेवल 1 बोलते हैं, एक लेवल 2 होता है जिसमें हम पोस्ट हॉस्पिटल के बाद एक बेसिक रिकवरी के लिए हम उसको एक डोमेस्टिक रिहैबिलिटेशन, आपका ही दिया हुआ वर्ड था हमारे लिए। लेवल 3 था जो हम क्रिटिकल केयर, आईसीयू केयर, इंटेंसिव की बात करते हैं, जहाँ पर मोस्ट लाइकली सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है, एक तरीके से पेशेंट आईसीयू से निकल के आया है। तो सर, इन तीनों को आप एक अकम्पलिश्ड केयर प्लान मानते हो, या आपको लगता है कि, मतलब मैं ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछना चाह रहा हूँ कि उन सभी के लिए जो इसको व्यू करेंगे, जो कहीं ना कहीं आउट ऑफ हॉस्पिटल इंडस्ट्री का पार्ट है, तो बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट, या मैंने पहले तो मैं इस बात को भी एक्नॉलेज करना चाहूँगा, मैं आपको सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं देखता, क्योंकि आई हैव सीन यू पेशेंट, इवन मेरी फैमिली के लिए भी आप जो रोल प्ले करते हो मेरे लिए करते हो। मुझे नहीं लगता मैं कभी एज ए कार्डियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट आपके पास आया हूँ, अपने मदर को भी लेके आया हूँ। तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा एक फैमिली मेडिसिन डॉक्टर भी हो कुछ लोगों के लिए, एटलीस्ट, चाहे आपने वो सिलेक्टिव वे में किया है। तो उसको देखते हुए क्या लगता है कि आउट ऑफ हॉस्पिटल के ये जो केयर प्लान्स हमने बनाए हैं, या जो लोग इसको सुने, उनको कैसे इसको इवॉल्व करने की ज़रूरत है? मुझे डोमेसिलरी केयर का कॉन्सेप्ट पहली बार तब रियलाइज किया था, दिस इज गुड अबाउट 20-22 ईयर्स बैक, जब मेरी अपनी नानी जी का हमारे अपने घर में दिल्ली में ट्रीटमेंट हो रहा था, टू द एक्सटेंट दैट आइडियली उन दिनों में हमें लगता था कि ऐसा पेशेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए। बट देन आई सॉ द ब्रेव साइड ऑफ माय मदर, एंड शी सेड कि शी वाज नॉट इन फेवर एट ऑल कि मैं इनका इलाज ऐसे कंडीशन में हॉस्पिटल में रखूं इनको। और उन्होंने खुद अपने ऊपर वो जिम्मेवारी ली थी कि मैं अपनी मदर का ट्रीटमेंट अपने ही घर में अपनी सुपरविजन के अंडर करूँगी। और उसमें उस टाइम कोई ऐसा दौर भी नहीं था कि, और हम दिल्ली जैसे शहर में थे जहाँ उस टाइम कोई पैरामेडिकल होम बेस्ड सर्विसेज थी नहीं। बट आई सॉ दैट विद माय आईज। वो अल्टीमेटली उन्होंने हमारे ही घर में दम तोड़ा, लेकिन जितना टाइम रही, एटलीस्ट हमारी तरफ से या हमारी फैमिली की जो भी कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन थी कि हम उनको मेडिसिन के अलावा का केयर के बियॉन्ड मेडिसिन जो हमें लगा कि हमें उनके साथ जो टाइम देना चाहिए, जो वक्त बिताना चाहिए, और भी जो दवाइयों के अलावा जो चीज़ें लोगों को हेल्प करती हैं रिकवरी में, चाहे वो एक सिंपल फिजियोथेरेपी क्यों ना हो, एक पेशेंट से बात करके उसका मनोबल ही क्यों ना आपको अपलिफ्ट करना हो। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम माइंड में बस गई थी कि ऐसा कभी टाइम आए। एंड मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था, मैं आपके साथ इस वेंचर में जुड़ना चाहता था। Yes, you told me. आई टोल्ड यू। वो अगेन बिकॉज कार्डियोलॉजी एक ऐसा प्रोफेशन था कि मैं अपने पेशेंट्स को छोड़ के मैं वो टाइम आपको दे नहीं पाया। But then I told you that I'll be there to That space support. is always there for you, sir. Yes. Yes. Right, sir. I think, sir, मैं आपकी थोड़ी एंटरप्रेन्योर जर्नी की बात करूंगा। डॉक्टर के बारे में सब लोग आपको जानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब डॉक्टर, आजकल वर्ड भी यूज होता है डॉक्टर के नाम से, राइट। तो थोड़ा आपके एक्सपीरियंस को समझूंगा, क्योंकि नॉर्मली आपकी जो ट्रेनिंग होती है, जो प्रैक्टिकल ग्राउंड होती हैं, बहुत क्लिनिकल साइड में, राइट, और बहुत ह्यूमन टच बिजनेस में हो, और बिजनेस बिल्कुल ही डिफरेंट चिड़िया है, राइट।
हम लोग सब इसको दिन रात जो बिजनेस वर्ल्ड का पार्ट है हम देखते हैं, कैसे बैलेंस होता है डॉक्टर का एंटरप्रेन्योरियल साइड। ऑफ कोर्स लाइफ में सब कुछ सीखा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी अगर इस लाइन में आया हूँ तो कुछ कुछ चीज़ें मेडिकल सीख रहा हूँ, धीरे एवरी दिन इवॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन आपका एक्सपीरियंस समझना चाहूँगा कि कितना मुश्किल है एक डॉक्टर के लिए एज एन एंटरप्रेन्योर, इस बारे में आप कुछ कहना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा आसान है। आपने हमारे हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे धुरंधर डॉक्टरप्रेन्योर्स हैं जो आपको पता ही हैं, राइट, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में है या साउथ इंडिया में, दे आर वेल नोन नेम्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। लेकिन हर इंसान मेरे हिसाब से कोई बॉर्न एंटरप्रेन्योर नहीं होता। ट्रू। या उसको ठीक है, या उसको क्वालिफिकेशंस बनाती हैं या उसको हालात बनाते हैं। ट्रू। तो हमारे केस में ज़्यादा तो हालात ने हमें बनाया है। ओके। एंड इट वाज नेवर आवर इंटेंशन और माय इंटेंशन कि मुझे एक आप कोई इसको एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योरशिप बोलना चाहोगे? क्या एक वर्ड होता है एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल। तो वो एक्सीडेंटल ही था, ओके। वो एक्सीडेंटल ही था। बट वंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर एंट्रस्ट कर दी गई और आपने वॉलेंटरली चूज की, राइट। ये नहीं होता, मतलब आप पे थोपी नहीं गई, आपने उसको एक्सेप्ट किया कि मे बी इट वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ योर एम्प्लॉइज, राइट। कि आई हैड टू लीड द इंस्टीट्यूशन। और फिर वही मैं जैसे कहा कि वो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी थी, बट इट वाज मोस्टली रिवॉल्व्ड अराउंड इट वाज पेशेंट सेंट्रिक। It was not, and it was patient centric and looking after the welfare of your employees. True. So इसलिए खूब sacrifices, खूब शुरू में financial losses काफ़ी हमने endure किए हुए हैं before we could overcome it, but purely and solely with hard work. इसमें I don't think इसमें कोई मैं luck factor को कोई इसमें वो करना चाहूँगा। If at all, we always had our back to the wall. But कहीं ना कहीं अंदर से एक इंटरनल रेजिलियंस थी, एक रिजॉल्व था कि इन डिफ़िकल्टीज़ को और इन डिफ़िकल्ट टाइम्स को ओवरकम करना है। सो आई गेस उसी में वहीं ये पार्टनरशिप और ये इनका रोल आता है सबसे ज़्यादा। Absolutely. सुखी टाइम्स में तो कोई भी कह सकता है दैट we are a happy Couple. successful couple. Right. Difficult times में people who stand by you. I think parents तो चलो सारा टाइम नहीं थे आपके साथ, but she was always with me. That's a great acknowledgement. सर, यंग डॉक्टर्स जो आज भी एस्पायर कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस को या एज एन एंटरप्रेन्योर जर्नी को, उनके लिए आपका कोई मैसेज होगा कि जो आप ये बोलना चाहेंगे कि ये कॉशन है, इसका ध्यान रखिए, राइट? कोई ऐसी चीज़ आप बोलना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ क्लिनिकल एक्सीलेंस है, दूसरी तरफ एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक डिफरेंट, बिकॉज उसमें एक डिफरेंट स्किल्स एक्वायर करने पड़ते हैं, तो दोनों को बैलेंस करते हुए क्या यंग डॉक्टर्स के लिए एडवाइजेबल है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि यंग डॉक्टर्स शुड नॉट और कैन नॉट बिकम एंटरप्रेन्योर्स, ऐसा कुछ नहीं है। Everyone is entitled to their way of living, to their way of working. It's a freedom, it's a free country. लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसमें एक एलिमेंट ऑफ टाइम होता है। दैट टाइम इज ऑलवेज टू बी, उसकी कदर और उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जर्नी लॉन्ग टर्म है। आप एक रिमेंबर करिए कि आप यहाँ कोई T20 या वनडे इंटरनेशनल खेलने नहीं आए हुए। इट्स अ टेस्ट मैच, एंड इट्स अ टेस्ट मैच जिसमें कोई नंबर, इट्स अ टेस्ट सीरीज जिसमें आपके नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस भी डिसाइडेड नहीं है कि आपने कितने खेलने हैं। So I think it's a difference between के how Sunil Gavaskar used to play as an opening batsman और आज के हमारे जो दूसरे बैट्समैन चाहे अभिषेक शर्मा या सूर्य रघुवंशी हैं, वो कैसे गेम को खेलते हैं। सो आई थिंक एंड दोनों में कोई वो नहीं है, दोनों के कंट्रास्टिंग स्टाइल्स ऑफ प्ले हैं, बट पीपल लाइक both classes of batsmanship has been liked by the people. Sure. So I think वही डॉक्टर की उसमें भी आता है कि ठीक है, डॉक्टर्स में शॉर्ट टर्म रेस्टलेसनेस टू सडनली गेन नेम एंड फेम नहीं होना चाहिए।
इट इज़ अ साइंस, इट इज़ अ स्पेशलिटी जहाँ पे सेक्रीफाइसेस तो होती हैं, आपको समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है उसमें। एंड चाहे आपको अपने लेवल से भी लगता हो कि आपकी ट्रेनिंग्स एडिक्वेट रही हैं, फिर भी एक डॉक्टर सारी उम्र एक स्टूडेंट ही रहता है। ये बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी ये दावा क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने सारा कुछ सीख लिया है। आपको एक सिंपल पेशेंट भी और CMA से ही सिंपल, आ रहे हो, I'm sure. हाँ जी। तो हमारी ऑलवेज एम यही होता है कि कीप अहेड ऑफ योर स्पेशलिटी। लर्निंग्स को जितना अप टू डेट रख सकते हैं वो रखना चाहिए। एंड एजुकेशनल मीटिंग्स में हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए जी। सर थोड़ा सा मैम आपके साथ भी बात करेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी की बात करेंगे। मैं मतलब दो आई एम नॉट फुली अपडेटेड, बट जितना मैं डॉक्टर साहब से पिछले 1-2 बार मिला, मैंने इनको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होते हुए भी मैं देखता हूँ। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई गुरु हैं जिनके कारण चीज़ें चेंज हो रही हैं, डिसीजन मेकिंग, लाइफ को देखने का तरीका बदलता है। और मुझे लगता है हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, शायद डॉक्टर के लिए और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता होगा। तो थोड़ा सर आप बताएंगे अपना, अगर आप इसको कि कैसे आपको डॉक्टर एज अ प्रोफेशन में स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है, बीइंग स्पिरिचुअल। आई एम नॉट ए हार्डकोर स्पिरिचुअल, बट आई एम नॉट एन एथिस्ट। भगवान में बिलीव करते हैं। तो गुरु हैं Sure. सर आपके? मैं ऐसे कहूँ कोई, आई फाइंड लॉट ऑफ सोलेस व्हेन आई गो टू मीट हिज होलीनेस द दलाई लामा जी इन धर्मशाला। राइट। बीच बीच में जाके उनसे मिलते हैं, और चाहे वो फ्यू मिनट्स का ही इंटरेक्शन होता है, बट इट इज़ लाइक आप वैसे ही धन्य फील करते हैं। सो दैट इज सर्टनली। लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसे गुरु का नाम लूँ कि मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, नहीं, आई डोंट फॉलो। ओके। फॉर द लास्ट फ्यू years, yes, I've been practicing some meditation. सम चैंटिंग। चैंटिंग भी होती है मेडिटेशन में, जो आप एक दो फॉर्म्स ऑफ विपासना मेडिटेशन है वो फॉलो हो जाते हैं। सो बीच बीच में ये करके यू फील लाइट। कभी हुआ सर कि आप बहुत ही किसी टफ केस में हैं और आपको ऐसे मोमेंट में आपने खुद से भगवान को याद किया और आपको लगा कि यार ये मिरेकल हो गया? जब मैंने मेरा आज से कोई 10 साल पहले एक बड़ा सीवियर एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, आपको खुद का? जब मेरे खुद का, Right. सो आई हैड फ्रैक्चर्ड माय राइट हिप एंड आई Right. वाज इन बेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। राइट। सो उस रिकवरी पीरियड में मैंने पहली बार, मुझे मेरे किसी एक इंडस्ट्री कोलीग ने आके मुझे, वो घर आया था मुझे मिलने, और मुझे कहने लगा कि सर आप महामृत्युंजय का जाप करो। का जाप करिए। मुझे उस टाइम वो आता भी नहीं था, तो मैंने उसको पहले तो बिस्तर में ही लेटे लेटे आई लर्नड दैट। और आज वो मैं आराम से, चाहे मैं ड्राइव करते हुए करूँ या अपने आंगन में जाके, घर के आंगन में जाके वहाँ प्रेयर कर लूँ। सो वो एक आपके एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद द गॉड का एक मीडियम बन गया है। एंड व्हेन यू से दैट, जब मैं कभी किसी मुश्किल घड़ी में केस में फंसा हो, या मुझे लगता है कि एक स्टेप नहीं अचीव हो पा रहा, बिलीव मी, दिस मंत्र हैज हेल्प्ड, has helped 100 more than 100% of the times. It has, so somewhere it has those powers. उसमें ऐसा नहीं है कि इनमें दम बहुत होता है। अब लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं उसके भरोसे वो कर रहा हूँ, वो ऐसा नहीं होता। राइट। लेकिन when I go to perform a case, I generally chant this mantra in my mind. और I think rarely कभी ऐसा हुआ है कि भगवान ने आपका साथ ना दिया हो। वो होता है, आप डॉक्टर हैं, आप एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप प्रोसीजर्स करते हैं, आप 100% सक्सेस किसी को नहीं दे सकते।
बट जो भी आपके जो फेलियर्स भी हैं लाइफ में, मेडिकल फील्ड में, उसमें भी कभी हमारी तरफ से एफर्ट की कमी नहीं रही है, वो बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सैड पार्ट देखता हूँ सर मैं सोसाइटी का, मतलब नॉट जस्ट विद योर प्रैक्टिस, इन जनरल लोगों में इम्पेशंस हो गया है। हम डॉक्टर को गुड टाइम्स में तो बहुत अच्छे से वैल्यू करते हैं, ऐसा कभी इंसिडेंस हो जाता है जो आपके ना चाहने से भी आपने पूरा बेस्ट एफर्ट किया दिखता है, बट फिर भी फैमिली उस तरीके से बिहेव नहीं करती है ऐसी सिचुएशंस में। आई एम श्योर एज अ डॉक्टर वो आपके लिए बड़ा डिफरेंट मोमेंट होता होगा। हाँ, होता है स्लाइटली। इट इज नॉट अ हैप्पी मोमेंट, इट इज नॉट मोमेंट्स विच यू लाइक टू रिलिव। ऑफ कोर्स। लोगों की समझ, लोगों का आपके प्रति जो उस टाइम व्यवहार होता है, वो सर्टनली दिखता है लोगों में। एंड आई थिंक इट इज मोर टू डू विद द एजुकेशन ऑफ द पब्लिक रादर देन मैं उस पर्टिकुलर परिवार को या उस पर्टिकुलर पेशेंट की फैमिली को ब्लेम करूं। It is by and large how society has been conditioned to all these medical events which take place in hospitals. और इसमें मेरे ख्याल से मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा, डॉक्टर जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसका कोई नाम पेपर में नहीं आता। अगर हम बड़े मुश्किल केसेस भी रोज करते हैं तो हम उसको लेके प्रेस में नहीं दौड़ते कि देखिए जी आज मैंने ये ऑपरेशन किए। लेकिन अगर हमारे साथ कोई फेलियर हो जाए तो हम तो फिर भी नहीं प्रेस के पास जा रहे, लेकिन वो फैमिली इंश्योर करती है कि डॉक्टर का नाम उस एंगल से खराब किया जाए कि इन्होंने हमारा ऑपरेशन खराब कर दिया। वो चीज़ प्रेस और पब्लिक मैच्योर होने की जरूरत है। एक्सपोज करने में पब्लिक के लिए, वो उसमें कोई कभी दो बार नहीं सोचते। दे जस्ट पब्लिश इट रैंडमली बिकॉज वो उनके लिए, चाहे उनके लिए मसाला है, उनकी टीआरपी रेटिंग्स के लिए अच्छा माना जाए। सो ये मेरे ख्याल से एक सोसाइटल चेंज है। आई कुड इवन कॉल इट कि ये सोसाइटल डिके है कि जहाँ पे डॉक्टर्स आर मेड unnecessary victims of the, जैसे कहते हैं, wrath of the community. So ये एक चीज़ है जो इंडिया में खासकर इट इज़ चैलेंजिंग। और दिस इज अनदर थिंग जो यंगर जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स है, तभी मैं कहता हूँ कि उनको वो टाइम देना अपने प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी है। जितना आप टाइम देंगे आप उतना ही एक्सपीरियंस्ड होंगे। गलतियाँ होंगी, सबसे होंगी, लेकिन प्रोपोर्शन ऑफ गलतियां जो होती हैं या उन गलतियों को एब्जॉर्ब करने का और उससे डील करने का जो मेथड होता है, वो वक्त आपको सिखाता है। सो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर आपको बड़ा क्लोजली हम लोग देखते हैं और आपका इंस्टाग्राम पे आजकल आप काफ़ी एक्टिव हो। एक्टिव होने का मतलब ये होता है कि आप बहुत एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो, बहुत एंटरटेनिंग भी होता है बहुत बार जी, काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत से लोग जो हमारे ऑफिस में भी देखते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट आप इतना अच्छा बना रहे हो। सर मैं आपसे सिर्फ एक कुछ रिलेटेड 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप ऑलरेडी कवर करते हो, आपने बहुत से टॉपिक्स कवर किए हैं, डेली में देखता हूँ। पहले तो इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पे एक डॉक्टर का आना ये आज ज़रूरी है या रिस्की ज़्यादा है, क्या लगता है आपको? नहीं, मैं उसमें इंस्टा में जब भी हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई रील अपनी शेयर करते हैं, वो चाहे उसमें एक एलिमेंट ऑफ ह्यूमर हो, उसमें हम किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, किसी साइंस का एक तो मजाक नहीं उड़ा रहे, ना ही उसमें हम अपनी किसी तरह की पर्सनल या प्रोफेशनल प्रमोशन कर रहे हैं। इट इज़ दोज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो अगर आज मैं कहूँ कि मेरे पास पेशेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल मेथड्स पे उन पहलुओं पे बात करने का उतना टाइम अब नहीं होता। जितना भी मैं टाइम देता हूँ, कई बार मुझे खुद भी लगता है कि शायद मैं और वक्त देता तो मैं और ये चीज़ें बता सकता था। तो वही चीज़ मैंने अपने इंस्टा पे लोगों को बताने की कोशिश की है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है मेरा, हार्ट फिट विद डॉक्टर वर्मा, इट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड
छोटी छोटी चीजें जो Right. आपके Absolutely. कुछ खाने पीने की चीजों के बारे में हो सकता है, कुछ एक्सरसाइज के बारे में हो सकता है, कोई नशीली चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, जो आजकल की जनरेशन में काफी हद तक पीपल आर मिस इन्फॉर्म्ड. True. So it is an attempt only to, yes, I talk about technology in my field, मैं उसकी बात करता हूँ, लेकिन उसको मैं एक जनरल वे में प्रेजेंट कर रहा हूँ. हाँ, हम कभी भी आपके इंस्टा से अगर मुझे आप ये कहें कि इंस्टा इज मेकिंग पेशेंट्स कम टू मी, नहीं, ऐसा नहीं है. True. बट इफ इट्स मेकिंग, जैसे आपने मुझे कहा, मुझे भी अपने पेशेंट्स से काफी ग्रेटिट्यूड उस पर बिल्कुल मिला बनता है है. कि वी हैव लर्नड अ लॉट Absolutely. more about you as well, So in fact and मेरे तो and about how we should be looking after our health. काफी लोग जो मेरे टीम में जिनको पता है कि यार डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को, बल्कि आप बहुत बार इसको मैंने देखा, आपने कवर भी किया है अपने रील्स में, लेकिन एसोसिएटेड जैसे जो लोग आजकल 20s 30s 40s में भी पोस्ट कोविड एक जो देख रहे हैं सिनेरियो की, सोशल मीडिया तो आपको पता है, न्यूज़ तो बन जाती हैं, क्या फैक्ट देखते हो कुछ एक्चुअल में चेंज हुआ है पोस्ट कोविड ट्रेंड में, कि जो अर्ली हार्ट अटैक्स आ रहे हैं अर्ली एज ग्रुप में, अडल्टहुड में, तो इसके पीछे का कोई साइंटिफिक रीजन है? किन चीज़ों के लिए सोसाइटी को, यंगस्टर्स को स्पेशली जो इस एज ग्रुप में, उनको ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक कोविड ने क्या किया, और अभी भी जिस दौर से हम निकल रहे हैं उसको लॉन्ग कोविड कहते हैं. कोविड फेज इज नॉट ओवर. सो आई थिंक व्हाट इट डिड वाज, इसने हमें एक्सपोज कर दिया. नंबर वन, इसने एक्सपोज हमें इस एंगल से किया कि एक, आप कितने फ्रेजाइल हो, आपकी हेल्थ अभी तक जो आप सोच रहे थे कि यू हैड ए गुड हेल्थ, वो एक तो गलत फहमी लोगों की दूर हो गई. वी फील सॉरी फॉर दैट. ऐसा नहीं है, हमारी अपनी फैमिली में, अपने नोन टू सर्कल्स में पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, एंड और ये बेवक्त सारी चीज़ें थी. और इसने जो सेकंड चीज़ एक्सपोज की, बिकॉज कोविड टाइम्स में कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गई, कुछ लोगों के अपने पर्सनल व्यापार बिजनेसेस इफेक्ट हो गए, एंड इट इम्पोज्ड अ सर्टेन डिग्री ऑफ स्ट्रेस ऑन देम. एंड बड़े लोगों को ये स्ट्रेस का एलिमेंट लाइफ में आ गया, जिसमें से अभी भी मेरे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो पूरी तरह अभी निकल नहीं पाए हैं. कोविड वायरस की अपनी एक ये खासियत थी कि इट वाज अ वायरस विच अटैक्ड द हार्ट अपार्ट फ्रॉम द लंग्स. चाहे उस टाइम नहीं भी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आई, इवन माइल्ड से माइल्ड कोविड पेशेंट्स में भी हमने सब्सिक्वेंट हार्ट अटैक्स देखे. कोई ये ज़रूरी नहीं था कि कोविड सिवियर होगा तो हार्ट डिजीज सिवियर होगी, ऐसा नहीं था. ओके. एंड कुछ कंट्रोवर्सी हमारे वैक्सीन्स ने क्रिएट कर दी, राइट. which I think is absolutely wrong. आज भी हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डेथ्स कोविड डेथ्स से कई ज़्यादा होती हैं. उस पे हमने कभी कंट्री ने एज ए पॉलिसी गौर नहीं किया, जो रिपोर्टेड नहीं है. ओके. सो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर एपिडेमिक जो हमारी कंट्री में चल रहा है, चाहे वो इट इज़ प्रोपेल्ड बाय डायबिटीज़, बाय सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बाय एक्सेसिव substance abuse, alcoholism, smoking, bad diets. So ये सारी चीज़ें तो कोविड से कई ज़्यादा घातक है, और जिसके बारे में लोग एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है कि उनकी खामियां भी उनकी फिजिकल हेल्थ को खराब कर रही हैं. सो दैट इज समथिंग विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री. ये बट सर, आप लोगों की कॉन्फ्रेंसेस में या डिस्कशन में कभी ऐसा, जैसे क्योंकि जो केसेस प्रेजेंट होते हैं बहुत ही जिम गोइंग बंदे हैं, एथलीट्स हैं, मतलब कहीं ड्रग एडिक्ट भी नहीं है, कुछ भी सब्सटेंस अब्यूज जो क्लेम करते हैं कि नहीं है, फिर भी उनको ये सिचुएशन, मतलब ऐसे एपिसोड्स हुए उनके साथ? ये पहले भी था. ये ऐसा नहीं है कि अभी लाइमलाइट में ज्यादा, ये अभी लाइमलाइट में ज्यादा आना शुरू हो गया. इसके कहीं कर्टसी और आई थिंक लाइमलाइट में थोड़ा बहुत जिन लोगों का थोड़ा सा कल्ट स्टेटस, सेलिब्रिटी स्टेटस ऐसा था, कुछ जब उन लोगों के साथ ऐसे इवेंट्स हुए अनएक्सपेक्टेड, सो लोगों ने कहीं ना कहीं उसमें ये ढूंढना शुरू कर दिया, बिकॉज अल्टीमेटली ये सारी क्लासिफाई होती हैं सडन कार्डियक डेथ्स. जब आपको किसी बिना कारण के किसी इंसान की मौत हो जाती है.
सो उसमें आज भी हमारी कंट्री में साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन जिसका हम एक बहुत मेजर हिस्सा है, राइट हमारे में कुछ जेनेटिक खामियां हैं हमारी पॉपुलेशन में। एंड दिस इज समथिंग जो आज भी बड़े हमारी ऐसी पॉपुलेशन है जिनमें ये चीज़ें नोन नहीं है, एक्सपोज नहीं है, क्योंकि इन जेनेटिक्स पे काम करना इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी मेजर चैलेंज। और ये कोई आम हॉस्पिटल्स में या इवन द गुड कॉरपोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये चीज़ें नहीं लोगों को बताई जाती या उनको इन चीज़ों पे इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता। ये चंद इंस्टीट्यूट्स हैं कंट्री में जो इस पे रिसर्च करते हैं। और आपको पता ही है कि चाहे आजकल मेडिसिन इन इंडिया इज बीइंग ड्रिवन मोस्टली बाय कॉरपोरेट सिस्टम्स रादर देन, ठीक है हमारे कुछ गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे हैं, बट मेजॉरिटी लोग अगर आज भी देखेंगे जो एटलीस्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोअर रंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री बट इवन द गुड मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, they all first approach the private sector because everyone wants timely and efficient health care. So वो तो होता ही है. So without demeaning the government hospitals, मैं खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मेडिकल पैदाइश हूँ, तो मुझे पता है कि हमने जहाँ से ये सारी चीज़ें सीखी हैं, these are excellent institutes जहाँ पे आप अपना करियर भी लोग बनाते हैं। मैं भी एक टाइम पे बनाना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो टाइमली डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर है वो बिकॉज ऑफ द इमेंस लोड ऑन द हॉस्पिटल्स वो वहाँ हासिल नहीं हो पाता। सो दैट इज द रीज़न। बट एट द सेम टाइम जो हमारी कंट्री में इसके रिलेटेड रिसर्च भी है वो बहुत लिमिटेड है। पीपल आर स्टिल नॉट पेइंग इनफ अटेंशन टू प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज के यंग लोगों में, मिडिल एज लोगों में जो कंट्री में कार्डियोवैस्कुलर एपिडेमिक चला हुआ है उस पे कैसे काबू पाया जाए। ये किसी का फोकस नहीं है। द फोकस इज ओनली ऑन प्रोवाइडिंग हाई एंड ट्रीटमेंट्स जिनमें कॉमर्स जुड़ा होता है। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि वो ठीक है, वो टेक्नोलॉजी आपकी कंट्री में अव्वल नंबर की होनी चाहिए, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसी कंट्री में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बहुत अच्छा है। Then the population really stands to benefit. Right, sir. Right. So I've been a part of sir a community है Age Tech India के नाम से जिसका मैं पार्ट हूँ, and there are almost 125 founders across India जो multiple aging या in general healthcare की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। बट आपने बिल्कुल सही एक्नॉलेज किया। मैं देखता हूँ कुछ चीज़ें हो रही हैं बट अभी बहुत अर्ली स्टेज में है, इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। वेरी राइट। मैम वापस आते हैं, हम बात करना चाहूँगा सेकेंड जनरेशन घर पे, राइट। दोनों अकम्पलिश डॉक्टर्स और डॉक्टर साहब को मैंने देखा इनका टेक्नोलॉजी का टेस्ट बहुत शुरू से ही मैं देख रहा था। जब भी मैं इनसे मिलना शुरू किया, कभी भी टेक्नोलॉजी की बात करो ही वाज ऑलवेज प्रो अबाउट इट, राइट। चाहे मैं ऐप की बात करें, CRM की बात करें, अपनी फील्ड में भी टेक्नोलॉजी को लेके। एंड एक दिन मुझे पता लगता है डॉक्टर साहब से लाइटर टोन में कि बच्चे जो हैं इंजीनियर बन रहे हैं, राइट। आई थिंक वो भी छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे, यू टॉकिंग अबाउट मेटा में काम करता है बेटा। एक दूसरा बेटा कहाँ काम कर रहा है मैम? सॉरी, ही इज इन बैंगलोर विद अनदर मल्टीनेशनल in medical AI. In medical AI. he is in medical artificial intelligence, Okay. but working for American hospitals. ओके, वंडरफुल। तो ये कैसा डिसीजन था? आप, आई एम श्योर कि इसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं बनती, राइट। तो आपने पूरा इंडिपेंडेंस दिया बच्चों को अपना करियर चूज करने का। जब आप इतने अकम्पलिश डॉक्टर्स हैं खुद से, कभी चाहा नहीं कि ये भी डॉक्टर प्रोफेशन को ही कैरी करें? ऐसा कोई नहीं था? नहीं, आई थिंक शुरू से इंटरेस्ट दोनों का कंप्यूटर्स की तरफ था, साइंस बायोलॉजी की तरफ था ही नहीं। ओके, तो हमने कभी फोर्स भी नहीं किया, शायद करते तो पता नहीं। और बेसिकली मेरे जैसा रोल मॉडल घर में देख के उनको लगा कि इस प्रोफेशन में तो कभी नहीं जाना चाहिए। वो तो आज भी कहते हैं कि आप वो आज भी ओवरसीज से मेरा मजाक ही उड़ा रहे होते हैं। अब ये है कि पहले दो थे, अब दोनों बेटे मैरिड है, तो अब 4 लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मजाक नहीं उड़ाते थे,
they So, yeah, admire good. him a lot. He's a role model in the family. I'm sure Both इसमें sides. कोई कहने की बात ही नहीं, we can definitely vouch for that. थोड़ा सा कपल राउंड है मैम, थोड़ा सा एक 2-3 क्वेश्चंस आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाहूंगा। पुनीत सर के सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट किस चीज में है, किस चीज को लेके सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइप? Health. हेल्थ। Whether तो it सबकी is health को लेके food बहुत or focused, हाँ, okay. he is. He Okay. is very particular about that. Exercise, health. Yes. सर मैम की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी क्या लगती है आपको? रेजिलियंस। Resilience. लंबा सफर है। दोनों में से कोई भी कर सकता है, शादी की सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही आज तक? I feel it is a process जहाँ आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते जाते हो. Things, circumstances change, things change. I think it is true for most couples in India today, who have spent so much time के बारे में तो together. मुश्किल है ये कहना, क्योंकि आजकल तो रिलेशनशिप की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट बहुत डिफरेंट हो गई बहुत है। डिफरेंट हो गई है। But I think but- adjustment But is a. I think it is पेशेंस जो हमने it इस is- जनरेशन में देखा है हाँ, या एक हाँ। लेवल तक हम अपनी जनरेशन में देखते हैं, आगे वो पेशेंस कैरी करना थोड़ा लगता है मुश्किल होता जा रहा but है। it's a necessity to grow. True, Yes. true. You cannot grow in isolation. You cannot progress in isolation. वो चाहे वो proverb है भी that behind every successful man there is a woman. Of course, yes. It is the And reverse she is- also. True. Yeah. So I think वहाँ मैरिज का जो आपका seesaw वाला फैक्टर Balance आता है, बहुत। हाँ, उसमें कभी भी किसी का पलड़ा आप बड़े अभिमानी हो गए वो नहीं कर सकते आप. You must have that balance, that no gender bias and no dominance. Very true. I'm sure people would have gone immense learning. I think we're just moving towards the end. कुछ एडवाइस जो आप देना चाहो, पहले तो यंग डॉक्टर्स के लिए, कोई भी अगर आपके लिए एडवाइस, आप वैसे तो आप ऑलरेडी बोल चुके हो, बट फिर भी अगर कोई आप एज ए क्लोजर कुछ बोलना चाहते हो यंग डॉक्टर्स के लिए? नहीं, stay patient, stay focused, and you will achieve your objectives and targets in life. I don't think इससे ज़्यादा हम तो बात तो कर ही चुके हैं. True, तो true. आई थिंक वो एक अपने लक्ष्य को मान करके क्या आप हासिल करना चाहते हैं उस पे आपको यू मस्ट वॉक दैट पाथ विद डिटर्मिनेशन, विद पेशेंस एंड विद लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी. आई वुड से लाइफ में हम्बल रहना इस प्रोफेशन से ज़्यादा और कोई आपको प्रोफेशन सिखाता नहीं है. Absolutely. So I think humility is one thing which I would advise the younger generation to imbibe that quality. उन फैमिलीज के लिए सर कोई मैसेज जो जिनके घर पे एजिंग पेरेंट्स हैं या वो किसी हेल्थ केयर एपिसोड से निकल रहे हैं, स्पेशली जब उनको पोस्ट हॉस्पिटल केयर के बारे में सोचना है, उनके लिए कोई मैसेज? Post देखिए, केयर ऑफ द एजेड एंड एल्डरली इज नॉट ए इजी थिंग. पहली बात, इन लोगों को दवाइयों की कम और एक्स्ट्रा मेडिकल सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इस एज में आके ये वो जनरेशन है जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में इतनी दवाइयाँ नहीं खाई होती जितना इनको टुवर्ड्स देयर लेटर और द लास्ट 5 years ऑफ देयर लाइव्स में जितनी इनको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं. True. ये प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए. सो इस जनरेशन ने, एटलीस्ट हमारे जनरेशन और हमारे जनरेशन के पेरेंट्स ने कभी हॉस्पिटल की शक्लें इतनी नहीं देखी थी. सो इनको हॉस्पिटल से तो घिन आती है कि दे वुड हैव नेवर वांटेड के ये कभी हॉस्पिटल्स में जाके एडमिट हो. हाँ, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, वो ठीक है, उतना ये लोग टॉलरेट कर लेते हैं, बट बियॉन्ड दैट नहीं. बियॉन्ड दैट जो इनको चाहिए होता है, इनको सुकून चाहिए होता है. और वो सुकून अगर हम लोग एज फैमिली नहीं प्रोवाइड कर सकते या बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम, जैसे आजकल कहते हैं टाइम इज़ द बिगेस्ट लग्जरी जो आप किसी को दे सकते हो, वहाँ सर्टनली आपकी कंपनी लाइक योर्स, जॉर्गर्स एंड जिन्होंने ऑलरेडी आई थिंक कितने सालों से इस
सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को आप केटर कर रहे हैं. सो उसमें भी आई वुड एडवाइज दैट देयर हैज टू बी अ वेरी सबसेट ऑफ एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स जो सेंसिटिव हैं टू द नीड्स ऑफ द Absolutely. एल्डरली. Right. आप एक 40 साल के और एक 80 साल के इंसान को अगर होम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा. True. Very true. सो दैट इज समथिंग जहाँ पे और इन लोगों को इन देयर टुवर्ड्स देयर एंड ऑफ देयर लिविंग ईयर्स इन्हीं चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है और उन्हीं चीज़ों से ये लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं. आपका सर्टनली रिस्पॉन्सिबिलिटी एज होम केयर इज वी डोंट पुट इट ऑन यू दैट यू आर देयर टू इम्प्रूव देयर सर्वाइवल. That responsibility was entrusted on us, but to provide the after care Continuity of and care is very continuity important. of care, That is very good. that quality has to come from the home care people. If the family is lacking, अगर फैमिली वो जिम्मेवारी पूरी कर ले तो nothing like it. बट आजकल के दौर में आपको पता ही है कि वो Yes, चीज़ें time नहीं चला जैसा बहुत ही है. दुर्लभ हो गई हैं. True, true. So finally, I think the last question for you is caregivers और carepreneurs जो हमारे जैसे लोग हैं, हमारे लिए क्या मैसेज है आपका? आप भी दे सकते हैं मैम, आपने पूरा एक्सपीरियंस किया है हमारी जर्नी को अपने घर पे भी अदरवाइज भी. I think it is important आपके you being a carepreneur, you also have to look at the demands of the society. आप जिस रीजन में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ के लोगों का जनरल एजुकेशनल लेवल क्या है, वहाँ के कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या रही हैं उस एरिया की, उस रीजन की, जिसमें बड़े लोग अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कई बार होम केयर को नकार देते हैं. दे डोंट बिलीव इन इट. True. Even if it means that sometimes they entrust their parents or their elders in the family to hospital care rather than to home care. So बड़े लोगों को उस कॉन्सेप्ट से घिन आती है कि हमने अपने घर में हॉस्पिटल वाला माहौल नहीं बना के रखना. Factor. हाँ जी. है बहुत जरूर. So that is something where I think you people can certainly pitch in. हम एज बीइंग डॉक्टर्स, मैं अपने बड़े पेशेंट्स को डिस्करेज करता हूँ कि मेरे पास लंबा टाइम नहीं रहना. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हैं. कई हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में पेशेंट्स के साथ नहीं एनवायरनमेंट जेल करता पूरी तरह. तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट सर्टन पार्ट ऑफ द रिकवरी ऑफ द पेशेंट इज बेस्ट एट होम देन इन द हॉस्पिटल. True. हॉस्पिटल्स मेरा मानना है वहाँ तक जहाँ तक इम्पोर्टेंट है जहाँ तक आप क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द इलनेस को आपने एड्रेस कर दिया है, आपने पेशेंट का रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है. बट टू से दैट एक रिकवरी प्रोसेस हॉस्पिटल में कंप्लीट होगा वो गलत है. Right. दैट इज वेयर यू पीपल कम इन True. एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू प्रोपेगेट इन द कम्युनिटी, दैट वी आर देयर फॉर टू गिव यू द फाइनल आइसिंग ऑन द केक. Right. वो बहुत जरूरी है. सो दैट इज वेयर आई थिंक योर क्वालिटी ऑफ एंड योर क्रीम मैटर्स अ लॉट. Absolutely. Yeah. Very true. Ma'am, please. हाँ, क्योंकि मैंने पर्सनली 5-6 साल True. एक्सपीरियंस किया है एंड मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है आपकी कंपनी के साथ. आई फील कि जो आपके वर्कर्स भी आते हैं दे हैव बीन वेल ट्रेन्ड. दे कैन बी स्टिल बेटर बिकॉज बहुत सी दफ़ा डिमांड वही पेरेंट्स की इट्स नॉट ओनली द फिजिकल केयर पार्ट बट जो इमोशनल Sure. एस्पेक्ट Soft है. skills सम बहुत ऑफ matter योर करते हैं. वर्कर्स हैव बीन वेरी गुड क्योंकि वो उनके साथ बैठ के, हम लोग तो काम पे चले जाते थे तो उनके साथ बैठ के उनको फ़ोन सिखाना और फेमिलियर करना, उनकी बातें सुनना, उनकी पोएम सुनना या उनके शेर सुनना. मेरे मदर इन लॉ तो बड़े शौकीन थे तो बैठ के उनके साथ बातें करना, Right. उनको घुमाने लेके जाना, या काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहती है. आई थिंक थोड़ी गाइडेंस हमारे साथ एंड जो एक फैमिली की तरफ से कमी रह जाती है चाहते ना चाहते भी,
आई थिंक वो आपके वर्कर्स काफ़ी हद तक पूरा कर लेते हैं। सो वही मैंने जैसे पहले भी कहा, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस जो आज हम भी सीख रहे हैं, और आप और आपकी कंपनी के वर्कर्स और उनके और एम्प्लॉयज इज ऑल्सो इज समथिंग विच यू शुड encourage in your company, that we are there always to teach and they should have that learning ability और जज्बा भी होना चाहिए कि हाँ हमने सीख के और सीखना है और बेटर करना है, एंड आई थिंक देन ये कोलैबोरेशन बहुत इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल हो जाता है पेशेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर योर एल्डरली पेशेंट्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, मैम हैविंग यू वाज बीन एब्सोल्यूट प्लेजर। आज के एपिसोड में हमने मेडिसिन की बात बहुत रेयर करी, केयर गिविंग की बात करी है, और ना कि सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की बात तक लिमिटेड है। आज हम मिले हैं, एक बेटे के साथ भी मिले हैं, एक कपल के साथ मिले हैं, एक फैमिली लाइफ को समझा है। आप दोनों ने सिर्फ हम पे, मैं ये बोलूँ कि प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं दी है बहुत से लोगों को, बल्कि आपने हम पे भरोसा किया है, और मुझे लगता है हेल्थ केयर जो है उसका सबसे फाउंडेशन जो है वो भरोसा ही है, ट्रस्ट है। तो आपके भरोसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप टाइम निकाल के आए, एंड आई नो कि आप कितने बिजी डॉक्टर्स हैं, मुझे पता है कि मैं आपको कैसे लाया हूँ यहाँ पे, बट सो ग्रेटफुल टू हैव यू, थैंक यू सो मच।